नमस्कार मित्रों, आज हमारे अध्ययन का भाग रहेगा राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में से शाकंभरी का सोहान वंश व इस वंश के प्रतापी शासक। तो आइए अपना अध्ययन आरंभ करते हैं शाकंभरी के सोहान वंश के बारे में। इस सोहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है। जिस तरीके से राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में विवाद है, वैसे ही प्रत्येक राजपूत वंश की उत्पत्ति के बारे में विवाद ही। वंशावलियों और ख्यातों ने इनको अग्निवंशीय माना है, यानी वंशावली और ख्यातों में इसे अग्निवंशीय बताया गया है शाकंभरी के सोहानों को। लेकिन डॉक्टर गौरीशंकर हीरा संदोजान के विचारों से ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, यानी सोहानों को, शाकंभरी के सोहानों को सूर्यवंशी किसने बताया है? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीरासन ओझा ने। और ख्यातों और वंशावलियों में से अग्निवंशीय बताया गया है। और अश्लेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशीय माना गया है। तो चंद्रवंशीय का बताया गया है अश्लेश्वर लेख में। कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी मानते हैं। इन सभी मतों की विवेचना करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा सोहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। तो ये सोहानों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत है, ये आप याद रखें। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में 1170 ईस्वी का, सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव यानी सांबर झील का प्रवर्तक यानी सांबर झील बनाने वाला कौन था? वासुदेव सोहानों का आदि पुरुष था। यानी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सोहानों का आदि पुरुष किसे माना गया है? वासुदेव सोहान को, जिसने सांबर झील का निर्माण करवाया था, जिसका समय 1151 ईस्वी के लगभग माना जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि 551 ईस्वी में वासुदेव सोहान ने सोहान वंश की नींव रखी। आरंभ में सोहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। बेहद ही इम्पोर्टेंट है कि सोहान आरंभ में किसके सामंत थे? तो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। परंतु गुहक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से सोहानों को मुक्त करवाया। तो गुहक प्रथम वो शासक था जो कि सोहानों को गुर्जर प्रतिहारों से मुक्त करवा के स्वतंत्र रूप से शासक बनता है। आगे अपन देखते हैं, इस वंश का सामंत, इसी का वंशज सामंत सांबर का शासक था, जो कि वस्त गोत्रीय ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ। वाकपति राज सोहानों का शक्तिशाली शासक हुआ। यानी सोहानों के शक्तिशाली शासकों में वाकपति राज का भी नाम आता है, जिसने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया था। किसने प्रतिहारों को पराजित किया था? वाकपति राज ने। विग्रहराज द्वितीय सोहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। 983 ईस्वी का हर्षनाथ लेख उसकी विजयों का उल्लेख करता है। हर्षनाथ लेख किसकी विजयों का उल्लेख करता है? विग्रहराज द्वितीय की। उसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया था। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभ राज और गोविंद तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वैरी घंट यानी शत्रु संहारक मिलती है। यानी वैरी घंट या शत्रु संहारक उपाधि किसकी थी? तो एक गोविंद तृतीय की, जो कहाँ मिलती है? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ से आगे बढ़ने से रोका था। ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखें। अब इसके बाद जिसके बारे में अपने को विस्तार से इतिहास जानने को मिलता है, वे हैं अजय राज। अजय राज का शासनकाल 1105 से 1133 ईस्वी, बेहद ही महत्वपूर्ण। 1105 से 1133 ईस्वी का काल सोहान साम्राज्य का निर्माण काल माना जाता है। अजय राज का काल सोहान साम्राज्य का निर्माण काल माना जाता है। अजय राज ने 1105 में शासक बना। इस वंश का एक प्रतापी शासक था। 1113 में इसने अजमेर अजमेर नगर बसाया। बेहद इंपोर्टेंट याद रखें, अजमेर नगर का बसाया गया 1113 अजय राज के द्वारा। तथा चांदी व तांबे के सिक्के चलाए।
जो अजय प्रिय द्रव्य कहलाए। इन चांदी और तांबे के सिक्के चलाए अजयराज ने, जो अजय प्रिय द्रव्य कहलाए। कुछ मुद्राओं पर उनकी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित मिलता है। अजयराज शैव मतावली होने के साथ साथ एक धर्मशाही सणु शासक था। अजयराज की रानी सोमलवती। अजयराज मुख्य रूप से शैव मतावली था, लेकिन सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से महत्व देता था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलियों को सम्मान की दृष्टि से देखा। उसने नए नगर में जैन धर्मावलियों को मंदिर बनाने की अनुमति दी और पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया था। तो ये अजयराज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आप याद रखें। अजयराज के बाद आते हैं अर्णोराज। अर्णोराज का शासनकाल 1133 से 1155, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चौहान शासक। अर्णोराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को परास्त किया, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से वो परास्त हुआ। यानी अर्णोराज ने तुर्कों और मालवा के शासकों को हराया, लेकिन गुजरात के कुमारपाल चालुक्य से हारा था वो। उसने अजमेर में आना सागर झील एवं पुष्कर में बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया। बेहद ही इम्पोर्टेंट तथ्य, आना सागर झील अर्णोराज और पुष्कर बड़ा मंदिर का निर्माण अर्णोराज। अर्णोराज शैव मतावली था, किंतु वह अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता रखता था। यानी अजयराज की तरह अर्णोराज भी शैव मतावली था, लेकिन सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देख रहा था। और आपको ज्ञात होगा अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव चौहान ने की थी। आगे हम अपना अध्ययन जारी रखते हैं। उसने अजमेर में खत्तरगच्छ अनुयायियों के लिए भूमिदान दिया। देवबोध और धर्मघोष उनके समय के प्रखंड विद्वान थे, तो यह याद रखना, दोनों विद्वानों को उसने सम्मानित भी किया था। वैसे तो चालुक्यों के हाथों परास्त से उसे कुछ महान हानि उठानी पड़ी थी, फिर भी गजनवियों को परास्त कर तथा मालवा और हरियाणा के अभियानों का नेतृत्व कर उसने अपने वंश की प्रभुत्व को नहीं घटने दिया था। यानी एक राज्य को छोड़कर वे एक प्रतापी और शक्तिशाली शासक था। अब इसके बाद आते हैं अगले शासक, अगले बेहद ही महत्वपूर्ण शासक विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163, यानी बीसल देव के नाम से भी अपने इसको पढ़ते हैं इतिहास में, विग्रहराज चतुर्थ को। तो आइए जानते हैं विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। यानी सर्वप्रथम दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहान शासक था विग्रहराज, जिसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली को जीत लिया था। यानी विग्रहराज का काल सपादलक्ष शाकंभरी के चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। ये भी आप याद रखें। ये दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। इसने गजनी के खुसरू शाह को भी परास्त किया। जयनायक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी। ये याद रखना, कवि बांधव की उपाधि किसकी है? विग्रहराज चतुर्थ यानी विश्वदेव की किसने दी है? जयनायक भट्ट ने। विग्रहराज ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। दोनों ही वेरी इम्पोर्टेंट। हरिकेली नाटक की रचनाकार विग्रहराज। इन आगे 2.5 दिन के झोपड़े का जिक्र आएगा, तब भी हरिकेली नाटक का जिक्र आएगा। जब राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में समाधि की बात आएगी, तब भी हरिकेली नाटक का जिक्र आएगा। तो आइए आगे अध्ययन जारी रखते हैं। यानी हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? विग्रहराज खुद ने, और उसके दरबारी सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ खुदवाई थी। यानी संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था अजमेर में विग्रहराज ने, और उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ खुदवा दी थी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे तोड़वाकर वहाँ 2.5 दिन के झोंपड़ा ने मस्जिद बनवाई। विग्रहराज ने बिशुलपुर बचाकर वहाँ बिशुलपुर जेल बनवाई। यानी जो संस्कृत पाठशाला थी विग्रहराज द्वारा निर्मित, उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े यानी मस्जिद का निर्माण करवा दिया।
और विग्रहराज ने बिशुलपुर नगर बसाया टोंक में और बिशुलपुर झील का निर्माण भी करवाया था। यानी बिशुलपुर बांध जो वर्तमान में है इसका निर्माता विग्रहराज चतुर्थी था। विग्रहराज चतुर्थ की उपाधियाँ देखे कटी बांधव यहाँ कटी बांधव विग्रहराज चतुर्थ की उपाधियाँ थी। सोमदेव भी इसके दरबारी कवि थे। हरि के लिए नाटक की रचना इसने खुद में की थी। बिसल देव रासो नरपति नला द्वारा रचित ग्रंथ है जिसके बारे में भी अपन आगे अध्ययन करेंगे। विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि इसकी पेशा निर्विवादी थे, क्योंकि एक सेना अध्यक्ष यानी अच्छा सेना नायक, साथ साथ वे एक विजेता, साहित्य संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता था। यानी विग्रहराज में एक शासक के सभी गुण समाहित थे। पृथ्वीराज विजय का लेखक लिखता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कट्टी बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि का धारण करने की किसी में क्षमता नहीं थी। सोमदेव तो विग्रहराज की वीरों में ही नहीं वरना विद्वानों में भी अग्रणी मानता था। ये केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है, हरि के लिए नाटक में उसकी योग्यता आंकी जा सकती है। किलोहर ने भी उसकी विधाता को प्रशंसा की है, करते हुए स्वीकार किया है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। विग्रहराज का समय सपादलक्ष का स्वर्ण काल था। ये भी याद रखें, सपादलक्ष का स्वर्ण काल विग्रहराज का समय और साम्राज्य निर्माण काल अजयराज का समय कहलाता है। अब अपन देखेंगे आगे महत्वपूर्ण, बेहद ही महत्वपूर्ण और भारतीय इतिहास, राजस्थान का इतिहास, राजपूत काल, कहीं भी ये 5-7 सेकंड का काट देना है। अब हम देखेंगे भारतीय इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण स्थान राजस्थान के इतिहास के साथ साथ पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बना। 1182 में इसने सतलज प्रदेश के भंडारनकों को परास्त किया। यानी 11 वर्ष की अल्प आयु में भी पृथ्वीराज तृतीय शासक बन गए थे। और 1182 में इनकी शासक बनने के बाद पहली सफलता थी सतलज प्रदेश के भंडारनकों को परास्त करना। इसी वर्ष उन्होंने महोबा एवं संदेल शासकों को परास्त किया, जिसके प्रसिद्ध वीर आला और उदल लड़ते हुए मारे गए। इनके बारे में कहा जाता है कि वर्ष 1170 जी वो कथन उसके समय आला और उदल के संबंध में कहा गया है। पृथ्वीराज ने कन्नौज की गेड़वाल शासक जयचंद को परास्त किया एवं स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उसका विवाह कर लिया। ये भी बेहद ही एक इम्पोर्टेंट तथ्य है। तराइन के प्रथम युद्ध 1192 में तो गौरी को उसने पराजित किया, मगर 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ, जिसने चौहान राज्य का तो पतन हुआ और भारत में तुर्की शासन की भी नींव पड़ गई। ये जैसे ही तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज हारते हैं तो तुर्की शासकों का कब्जा हो जाता है भारत के सेंट्रल शासन स्थल पर। आइए आगे अपन देखते हैं पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज तृतीय वीर विद्यानुरागी गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयनायक। याद रखिए, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना? जयानायक की। और पृथ्वीराज राजों के लेकर संत बरदाई इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आगे अपन देखेंगे भारतीय इतिहास के साथ साथ राजस्थान के इतिहास की एक प्रसिद्ध कथा संयोगिता स्वयंवर की कथा तो आप सभी ने सुनी होगी। मैं तेजी से इस वृत्तांत को पढ़ देता हूँ। कन्नौज के शासक जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया तथा अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया। यानी कन्नौज का शासक जयचंद, जो कि रिश्ते में देखा जाए तो पृथ्वीराज के और जयचंद मासी के भाई थे, यानी इनकी माताएं आपस में बहनें थी, जिसने पृथ्वीराज छोड़कर कई राजाओं को महाराजाओं को आमंत्रित किया था। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। संयोगिता एवं पृथ्वीराज एक दूसरे को मन में चाहते थे। संयोगिता वरमाला लेकर एक एक राजा महाराजाओं को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। पृथ्वीराज को न पाकर वो मन में बड़ी दुखी थी, किंतु जब वह
तक पहुंची तो उसने द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी की मूर्ति नजर आई तो उसने माला उस मूर्ति के गले में डाल दी। उस समय पृथ्वीराज वहां भी पहुंच चुका था। उसने संयोगिता को अपने साथ ले जाकर अजमेर की ओर प्रस्थान किया। स्वान सैनिकों ने गेड़ वालों को उसका पीछा करने से रोका। अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह कर लिया। इस घटना से जयचंद और पृथ्वीराज के बीच शत्रुता और बढ़ गई थी। यानी पड़ोसी राज्य होने की वजह से शत्रुता तो थी, लेकिन इस अपहरण और विवाह की वजह से इन आपस में दुश्मनी बढ़ गई। और संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता, यानी कुछ लोग इसे सत्य मानते हैं, कुछ इसे कल्पित मानते हैं। तो आइए कौन इसको सत्य मानता है, कौन इनको परिकल्पना मानता है, ये देखते हैं। इस कथा की सत्यता एवं ऐतिहासिकता के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसे कपोल कल्पना मानते हुए कहा है कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसे सिर्फ एक कोरी कल्पना मान। ओझा का कहना है कि प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध एवं प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। ये उस काल के ग्रंथ है जिसमें संयोगिता, हरण और स्वयंवर का कोई जिक्र नहीं है, जो कि उस समय के प्रसिद्ध ग्रंथ है। डॉक्टर रोमिला थापर एवं डॉक्टर R.S. त्रिपाठी भी सही नहीं माना है, यानी इन्होंने भी इसे सही नहीं माना। समकालीन फारसी तवारीखों में घटना का वर्णन नहीं मिलता है। उस समय के जो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो भी महत्वपूर्ण रचना है, उसमें इस घटना का कोई वर्णन नहीं, किंतु अबुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया कि हमीर महाकाव्य तथा रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं तथा इनमें वर्णन न मिलने से सारी घटना को ही काल्पनिक मान लिया जाए, ये उचित नहीं है। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का एक अंग है। प्रेम जीवन का क्या है? एक अंग है। कौन स्वीकार करते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा इस घटना को स्वीकार करते हैं। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का एक अंग है और ये सत्य है कि वास्तविकता है। अंत ये घटना घटी तो कोई आश्चर्य नहीं है। C.V. वैद्य और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया है। इस प्रकार संयोगिता का अपहरण की घटना कोई संदेह नहीं रह जाता। सदियों से चली आ रही इस कथा में समय के साथ उतार चढ़ाव, अतिशयोक्ति वर्णों का आना स्वाभाविक है, किंतु इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता। इसी के साथ ही अपने शाकंभरी के सोहानों का जो अध्ययन था कक्षा 10वीं की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के प्रथम पाठ में, वो पूरा होता है। पृथ्वीराज की जितनी भी उपाधियाँ हैं, आप राय पिथौरा है, वो याद रखें और प्रसिद्ध दोहा वो भी याद रखें। आपको याद ही होगा, मैं एक बार सुनाई देता हूँ। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके सोहान, यानी संत बरदई का ये प्रसिद्ध दोहा है। लेकिन इस दोहे की सत्यता तब कोरी कल्पना साबित होती है जब मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी में खोखर जाटों ने की थी, ऐसा वर्णन अपन पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा कल्पना लगती है, लेकिन जो भी है इतिहास अपना बेहद ही सुंदर, बेहद ही गौरवपूर्ण और वीर गाथाओं से भरा हुआ। अगले पार्ट में बड़े रणथंभौर के सोहान वंश एवं इसके प्रतापी शासकों का अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।